हेमलता बताओ तो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर हैं? क्लियर है सर। रिकॉर्डिंग चेक करो। हो रहे हैं। ठीक, चलिए आज हम बात करने वाले हैं फैसियोला हिपेटिका का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये डायग्राम दिया गया, देखिए। ये सब नाम को बिल्कुल ना पढ़ें, अभी जितना जरूरत है मैं उतना बताते जा रहा हूं, फिर एक एक करके सब याद हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो दो प्रकार के होंगे भाई, ठीक। एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मजे की बात यह है कि एक ही एनिमल में दोनों सिस्टम पाया जाता है, और एक ही एनिमल में दोनों सिस्टम का पाया जाना हर्मेफ्रोडाइट कहलाता है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब स्पर्म बनाएगा, उसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब ओवम बनाएगा। तो स्पर्म और ओवम यदि एक ही इंडिविजुअल से बन रहे हैं तो वो कहलाएंगे हर्मेफ्रोडाइट। तो इसलिए पहला कमेंट क्या हो गया, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि टेस्टिस भी होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, स्पर्म यहीं से बनता है, और ओवरी होगा, यहाँ से ओवम बनता है, और दोनों बढ़िया से डेवलप रहते हैं, वेल डेवलप रहते हैं। अब डायग्राम में थोड़ा जूम करके देखिए, डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अंदर के केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया गया है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो नेट जाल जैसे दिख रहा है ना, ब्रांच ब्रांच, ये एक टेस्टिस है और ये भी एक टेस्टिस है। तो कितना टेस्टिस हो गए, दो टेस्टिस। चलिए मैं उसको ना हाईलाइट कर दे रहा हूं, अब देखिएगा कहां पे मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये जो ब्रांच ब्रांच हुआ है, ये ब्रांच वाला यही है टेस्टिस। ये एक टेस्टिस हो गया, और दूसरा टेस्टिस ये है, ये ब्रांच वाला। तो एक चीज तो आप ध्यान से देखिए, कितना टेस्टिस हो गया बताइए, दो टेस्टिस। समझ में आया? यस सर। और ओवरी हो गया एक, कहां पे ओवरी है, देखिए ओवरी को मैं अलग कलर से बना दे रहा हूं। ये हो गया ओवरी, ये ग्रीन कलर वाला ओवरी है, ओवरी एक। और मैं पहले ही बोला हूं, आप यदि आपके सामने किसी व्यक्ति को देख रहे हो, वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, आमने सामने हो, तो आपका जो राइट होगा वो उसके लिए क्या होगा, लेफ्ट होगा, और आपका जो लेफ्ट है उसके लिए क्या है, राइट है। उल्टा पुल्टा लगता है ना, सामने सामने रहोगे तो आपके राइट हैंड तरफ उसका लेफ्ट हैंड होगा, और आपके लेफ्ट हैंड तरफ उसका राइट हैंड होगा। सेम ऐसे यहां पे होगा। आप इस डायग्राम को सामने से देखिए, क्योंकि इसका वेंट्रल पार्ट दिख रहा है आपको, सामने से देखिए तो आपका राइट तो इधर है, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म का राइट किधर हो जाएगा, इधर, इधर। इस ऑर्गेनिज्म का लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर। समझ में आया? क्योंकि इसका यस वेंट्रल सर। पार्ट दिख रहा है। जिस प्रकार से आप अपने किसी फ्रेंड को सामने रख लो, दोस्त को सामने रख लो, उसका फेस आपका फेस आमने सामने रहे, तो दोनों का वेंट्रल पार्ट आमने सामने है। तो दोनों का वेंट्रल पार्ट आमने सामने होगा, तो सीधे सीधी सी बात यह है कि आपका राइट उसका लेफ्ट होगा, और आपका लेफ्ट उसका राइट होगा। सेम चीज यहां पे होगा। ये अब ध्यान से देखिए कि यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो छेद होता है, छिद्र होता है, वो कॉमनली एक ही जगह पे खुलता है। चलिए मैं इसको ना ग्रीन वाला को पूरा ग्रीन बना दे रहा हूं, ये फीमेल पार्ट है, देखिए ये यहां खुल रहा है, और येलो को येलो कलर से बना दे रहा हूं, ये मेल पार्ट है। ये देखिए, यहां पर जूम कर रहा हूं, देखिएगा ये ग्रीन वाला यहां पर फीमेल पार्ट खुल रहा है, ये मेल पार्ट वाला यहां खुल रहा है। इस
एरिया में जहां पर दोनों छिद्र खुलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव कैनाल, फीमेल रिप्रोडक्टिव कैनाल जहां खुलते हैं, उसको बोला जाता है एट्रियम। क्या कहा जाता है? एट्रियम। लेकिन उस एट्रियम में दोनों छिद्र अलग अलग खुलती हैं, उसके लिए डायग्राम यहां देखिए आप। अब इतना ही डायग्राम को ना, इतना ही डायग्राम को बड़ा करके दिखाया है, केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही बड़ा करके दिखाया गया डायग्राम है। ये देखिए, जूम कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये इतना वाला पार्ट जो मैं येलो कलर से बनाया हूं, वो मेल वाला पार्ट था। इतना, ये मेल वाला पार्ट था, इतना बनाते रहूंगा, अभी पूरा कितना बनाते रहूंगा फिर उसको, ये। जबकि जो ग्रीन कलर से बनाया था अभी, इतना पार्ट, ये फीमेल वाला पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए, मेल पार्ट यहां खुल रहा है, फीमेल पार्ट यहां खुल रहा है, तो इस जिस चैम्बर में खुल रहे हैं वो चैम्बर कहलाता है एट्रियम, जेनेटल एट्रियम। क्लियर? और ये कहां का डायग्राम दिखाया है? ये डायग्राम दिखाया है यहां का, ये यहां जो खुल रहा है ये डायग्राम दिखाया है यहां पर। चलिए कमेंट पढ़ते हैं आप। मेल एंड फीमेल जेनाइटल अपर्चर ओपन इनटू कॉमन चेंबर, एक जगह पे खुलते हैं, नाम क्या है? जेनाइटल एट्रियम। और जेनाइटल एट्रियम कहां पे? देखिए भाई, ये बॉडी है भाई, इसका बॉडी का ये एंटीरियर पोर्शन है, इधर पीछे पोस्टीरियर पोर्शन, ये इंटीरियर हो गया, इधर पोस्टीरियर हो गया। तो कहां पे? जेनिटल एट्रियम सिचुएटेड एंटेरियरली इन द बॉडी, बॉडी के आगे की तरफ है ये, लेकिन वेंट्रल पार्ट पे है ना, ये वेंट्रल पार्ट है इसका, ये वेंट्रल पार्ट देखो, ये यहां पर खुल रहा है, यहां पर कुछ ऐसा है एट्रियम, दो ट्यूब अलग अलग यहां पर खुल रही है ना, ये जेनिटल एट्रियम है। ये जेनिटल एट्रियम। और जो बाहर की तरफ एक छिद्र खुलता है वो कहलाता है गोनोपोर, गोनोपोर। ठीक, इसमें से एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खुल रहा है, एक फीमेल वाला है। चलिए, तो क्या बोला फिर? जेनिटल एट्रियम सिचुएटेड एंटेरियरली इन द बॉडी एंड ओपन टू द एक्सटेरियर, बाहर की ओर खुलता है। द कॉमन जेनिटल अपर्चर, कॉमन जेनिटल अपर्चर का नाम क्या है? या इसको बोलते हो गोनोपोर। ऑन द वेंट्रल जस्ट इन फ्रंट ऑफ स्टेबुलम, ये क्या था? स्टेबुलम था। स्टेबुलम के जस्ट आगे की ओर बोल रहे हैं। ये कहानी समझ में आया डायग्राम देख के? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम बार बार मिलेंगे आपको, जहां जहां जितना जरूरत है उतना को हाईलाइट करके बताऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन अलग अलग पार्ट को लेके हम पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे टेस्टिस, फिर वास डिफरेंशिया एंड सेमिनल वेसिकल, और तीसरा पढ़ेंगे हम सिरस। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। कितना टेस्टिस है बताओ? अभी बोला हूं मैं, टेस्टिस की संख्या बताओ फटाफट। 2। दो टेस्टिस, मैं इसको दो ना लिख करके वन पेयर लिख सकता हूं। ब्रांच पूरा देखिए, ये पहला पेयर, मतलब पहला टेस्टिस हो गया, और ये दूसरा टेस्टिस हो गया। देखो ये, अब एक चीज ध्यान दें, दोनों टेस्टिस लगे कहां से हैं? किसमें लगे? एक ट्यूब से लगे हैं, देखो तो ध्यान से। ये पहले जूम कर दे रहा हूं, देखिए ये ट्यूब दिख रहा है, ये ट्यूब ऐसे लगा है, देखो ट्यूब दिख रहा है ये। तो यहां से टेस्टिस लगा है, ट्यूब ऐसे करके गया है, यहां से गया है, और एस्टाबुलम के पास जा करके ना वहीं पर सेमिनल वेसिकल में मिला हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो ऐसे, यहां से गया ऐसे करके, ये ट्यूब नीचे से गया है ना, ऐसे गया, और यहां पर जाके एस्टाबुलम के पास, यहां पर है हमारा सेमिनल वेसिकल, वहां जाके मिला है। और ये टेस्टिस यहां से गया ऐसे करके, देखो तो ये ऐसे। अब जूम कर रहा हूं, देखो देखो डायग्राम दिख रहा है ऐसे कुछ, ऐसे। तो बताइए कौन सा वाला भाग राइट, कौन सा वाला लेफ्ट होगा? इधर राइट हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट।
ठीक, अब एक एक करके कमेंट देखते हैं। टेस्टिस की संख्या 1 पेयर है, हाईली लोडेड ट्यूबुलर है। तो कैसा है पूरा टेस्टिस, कैसा है टेस्टिस पूरा कैसा है भाई? ये लोब्ड है, ये गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। लोब्ड, लोब्ड मतलब क्या, ब्रांच ब्रांच निकले हुए हैं। ये हाईली लोब्ड ट्यूबुलर है ये टेस्टिस। देखो तो कितना ट्यूब से बना है, देखिए कितना लोब लोब जैसे निकला, ये सब टेस्टिस है। अरेंजमेंट कैसा होता है, टेंडम, वन बिहाइंड अदर। टेंडम मतलब एक के बाद एक, ये टेस्टिस आगे है और ये टेस्टिस पीछे है। और जो आगे होगा उसको एंटीरियर टेस्टिस बोलूंगा, जो पीछे होगा उसको क्या बोलूंगा, पोस्टीरियर टेस्टिस। तो आगे कौन सा वाला बताइए, ये वाला टेस्टिस, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एंटीरियर टेस्टिस। ये पीछे की तरफ है तो क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर टेस्टिस। ठीक, ये कहलाएगा, ये लिखा है देखो यहां पर, ये पोस्टीरियर टेस्टिस। ठीक, अब मुझे ये बताए किस साइड वाले को मैं एंटीरियर टेस्टिस बोल रहा हूं, किस साइड वाले को पोस्टीरियर टेस्टिस बोल रहा हूं। जो लेफ्ट साइड में है वो एंटीरियर टेस्टिस है, और जो राइट साइड में है वो पोस्टीरियर टेस्टिस है। कैसे जाने साइड, ये देखो यहां पे था, तभी तो इधर से ये एक वास्ट डिफरेंशिया गया था ऐसे करके, ये गया था, और इधर का वास्ट डिफरेंशिया ऐसे करके गया था, देखो ये। तो ये राइट तरफ से गया, आपको उल्टा लगेगा ना। अब उसकी बात करो ना, ये लेफ्ट तरफ से गया और ये राइट तरफ से गया, इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट टेस्टिस या एंटीरियर टेस्टिस। इसको क्या बोलूंगा, राइट टेस्टिस या पोस्टीरियर टेस्टिस। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं। लोकेशन कहां पे बोलना पर, लार्ज पार्ट ऑन मिडिल एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ बॉडी। क्या बोल रहा है कि अगर आप देखो ध्यान से तो इस फेसियोला का मिडिल पोर्शन मैक्सिमम भाग टेस्टिस से गिरा है, देखो तो इतना भाग, बहुत बड़ा भाग टेस्टिस से गिरा है, मध्य वाला हिस्सा का, और थोड़ा सा भाग उसके पीछे की तरफ भी है, बॉडी के पीछे की तरफ। समझ में आया? तो लार्ज पार्ट ऑन द मिडिल पोर्शन है एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी, मिडिल में और पोस्टीरियर में है, आगे की तरफ टेस्टिस नहीं है भाई, इधर नहीं है टेस्टिस। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, मैं जूम कर रहा हूं, देखें। मार्फोलॉजी की बात करूं तो एंटीरियर टेस्टिस को मैं किस नाम से जानूंगा, लेफ्ट टेस्टिस, और पोस्टीरियर टेस्टिस को राइट टेस्टिस। अभी बोला हूं, एंटीरियर टेस्टिस को लेफ्ट टेस्टिस बोलो और पोस्टीरियर टेस्टिस को राइट टेस्टिस बोलो, मतलब एक ही है। जितना भी टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर की अगर बात करें हम, इसके अंदर में, टेस्टिस के अंदर में जितना भी लोब है, इस लोब के अंदर में एपिथेलियल सेल की एक लेयर पाई जाएगी और वही स्पम बनाएगी। क्या बनाएगी, स्पम बनाएगी। उसमें से मैं अगर एक की बात कर लूं, कैसे दिख रहा होगा देखिए तो, अब एक को जूम करके बात कर लेते हैं हम लोग। बाकी नाम पढ़ने की जरूरत नहीं ना, मत पढ़ना, जितना जरूरत है उतना पढ़ो। मैं बोला चलो ये एक लोब बना रहा हूं मैं, देखिए तो ये, अब क्या होगा, इस लोब के अंदर क्या है, एपिथेलियल सेल है, और यही एपिथेलियल सेल ही क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है। यहीं से स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्म बनता है। समझ में आया? Yes, sir. तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ टेस्टिस गिव राइज टू स्पर्म। चलिए मैं स्लाइड में आगे बढ़ रहा हूं। तो पहला क्या था हमारा, टेस्टिस। दूसरा क्या पढ़ेंगे, वास्ट डिफरेंशिया एंड सेमिनल वेसिकल। यही है वास्ट डिफरेंशिया। देखो ये जो मैं कभी ब्लैक कलर में जो लाइन दिया हो ना, जो टेस्टिस जुड़े हैं, जो ट्यूब लंबी लंबी नैरो पतली ट्यूब दिख रही नहीं, यही ट्यूब वास्ट डिफरेंशिया कहलाता है, और जाके सेमिनल वेसिकल में जुड़ता है, जहां पर एस्टाबुलम होता है उसके जस्ट पास में जुड़ता है। अब इमेजिन करें एस्टाबुलम यहां पर है, मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए आप
चलिए नहीं हटा, कोई बात नहीं, हटाइए। यहाँ देख लीजिए डायग्राम को, ये तो वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसाइकल। चलिए फटाफट टेस्टिस बना दे रहा हूं मैं। देखिए ये टेस्टिस था, एंटीरियर टेस्टिस या लेफ्ट टेस्टिस, और ये राइट टेस्टिस या पोस्टीरियर टेस्टिस, ये हो गया। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि भैया प्रत्येक टेस्टिस से एक लंबी लंबी ट्यूब निकलती है, लंबी ट्यूब निकलती है। मैं इसको ब्लू कलर से बना दे रहा हूं अभी। ये यही ट्यूब क्या कहलाती है? वाश डिफरेंशिया कहलाती है। और जो जाके एसडब्ल्यूएम के जस्ट पीछे नीचे की ओर आपस में मिल जाती हैं और जाके एक नाशपाती के शेप के जैसा, देखो तो नाशपाती के आकार जैसा एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। चलिए कमेंट देखते हैं। तो वास्ट डिफरेंशिया दोनों तरफ का एक एक है, तो फिर नंबर में क्या हो गया? 1 पेयर। लीडिंग फ्रॉम इच टेस्टिस, कहां से निकलता है? प्रत्येक टेस्टिस से। कैसे होते हैं? बहुत सकरे नेरो होते हैं, सिलेंडर मतलब एकदम बिलन जैसे होंगे। स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस। स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस क्यों बोलेंगे? अभी बोला हूं क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म बनता है, स्पर्म बनता है, तो इस टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म इस ट्यूब से जाएगा लेफ्ट वाले से, सॉरी राइट वाले से, और इस टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म इस लेफ्ट वाले से जाएगा और आगे बाहर निकलेंगे। क्योंकि स्पर्म जाता है इसलिए उसको क्या बोला गया? स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस एक ही है। The two vast differentia run side by side anteriorly up to the level of acetabulum. साइड बाई साइड निकलते गए, देखो दोनों, एक यहां से और एक यहां से निकला और जाके एस्टाबुलम के आसपास चले गए। देखो एस्टाबुलम को मैं थोड़ा डायग्राम बना दे रहा हूं, देखिए आपके समझने के लिए बना दे रहा हूं मैं कि ये एस्टाबुलम है, ये उसके आसपास गए, एस्टाबुलम के नीचे आपस में जुड़ गए, जहां पर क्या था? सेमिनल वेसाइकल था, मतलब नाशपत्ती के आकार का, ठीक। Where they become united and form a large pear-shaped नाशपाती नुमा seminal vesicle for storage of sperm। अभी देखिए भाई, जितना भी स्पर्म जा रहे हैं, कहां से? टेस्टिस से बनते बनते जितना भी जा रहे हैं, ये तो हो गया एंटीरियर टेस्टिस, यहां से बन के जितना गए सेमिनल वेसाइकल में, यहाँ पे पोस्टीरियर टेस्टिस जितना बन के वास्ट डिफरेंस से ऐसे माइग्रेट करते करते यहाँ पे स्टोर होते हैं, जमा होते हैं। तो सेमिनल वेसाइकल का काम क्या हो गया? स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। समझ में आया तो आगे बढ़ू। ये वास्ट डिफरेंशिया हो गया। बाकी Yes, sir. किसी डायग्राम को ध्यान नहीं देंगे आप, जितना को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, उतना को ही ध्यान देंगे, बाकी ना बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला देखें, यही डायग्राम देखो, स्पर्म कहां से बनते बनते आया था? ब्लू कलर से बनाया था, वास्ट डिफरेंशिया को ब्लू से बना दे रहा हूं। देखिए ये यहां से आया ऐसे करके, ये गया, देखिए ये गया, ये लेफ्ट वाला टेस्टिस का वास्ट डिफरेंस है, इधर वाला पहले जो बनाया था राइट वाला था, और ये हो गया सेमिनल वेसाइकल। यहां पर जाके स्पर्म स्टोर होता है भाई, इतना दूर तक पढ़े हम लोग, है ना। देखिए जो भी स्पर्म बना था टेस्टिस में, वो एंटेरियर और पोस्टीरियर टेस्टिस से होते हुए गया था, वास्ट डिफरेंस से होते हुए गया था ये, और यहां पर जाके इकट्ठा हुआ ताकि मेच्योर हो पाए वो, और कॉपुलेशन का वेट करेगा, जिससे फिर इस स्पर्म को किसी दूसरे फेसियोला के बॉडी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ये हो गया। आगे बढ़ रहा हूं मैं। तीसरा क्या है? सिरस या पेनिस। सिरस सेक बोलो या पेनिस सेक बोलो, एक ही है। अब वो कहां पे है भाई? जहां पर आपका ये कंप्लीट हुआ सेमिनल वेसाइकल जो ब्लू कलर से बनाया था, उसके बाद
उसके बाद ध्यान से देखिए तो मैं यहाँ इस डायग्राम में अच्छे से दिखेगा नहीं, दूसरा डायग्राम देखिए। यहाँ पर सेंट्रल वेसिकल था, स्पर्म को स्टोर करते थे। इसके बाद एक पतला सा ट्यूब एस आकार का निकलता है, मतलब घुमा हुआ लपेटा हुआ एक ट्यूब निकलता है। ये नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। नाम क्या है इसका? इजैकुलेटरी डक्ट। और इसी इजैकुलेटरी डक्ट के आगे की तरफ जब जाओगे आप देखोगे, वहां पाओगे एक मोटा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, इवर्सिबल। इवर्सिबल मतलब बाहर निकल सकता है, ये बाहर निकल सकता है। ठीक, ये जिस प्रकार से आप अपने जीभ को बाहर निकालते हो ना, वैसे ये भी बाहर से निकल सकता है, और इसी को बोलते हो सीरस या टेस्टिस। क्लियर है? मस्कुलर होता यस है, सर। मसल्स का बना होता है, बाहर निकल सकता है, इवर्सिबल है। कितना टेस्टिस है? एक टेस्टिस है। और उसी टेस्टिस के आसपास, इजैकुलेटरी डक्ट के आसपास, सेमिनल वेसिकल के आसपास, यहाँ पर सब तरफ यूनिसेलुलर ग्लैंड पाए जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड इजैकुलेटरी डक्ट में अपना केमिकल निकालते हैं। चलो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जितना जितना बता रहा हूं उतना कोई ध्यान देना, बाकी बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सीरस या पेनिस बोलो आप, कहां पे लोकेशन, कहां पे? एंटेरियरली फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जहां पे उसके आगे की तरफ, सेमिनल वेसिकल यहां पर है, उसके आगे की तरफ यहां पर है पेनिस। पेनिस की बात करूं, स्टोर्ड मतलब बहुत मजबूत, मस्कुलर का बना हुआ, इवर्सिबल कैपिलरी ऑर्गन है। कैपिलरी ऑर्गन मतलब यही वो ऑर्गन है जो दूसरे फेसियोला हिपेटिका के एक कैनाल में जाके ये फिट हो जाता है। और उस कैनाल को क्या, किस कैनाल के नाम से जानते हो? लर्स कैनाल के नाम से जानते हैं। लर्स कैनाल के नाम से जानते हैं। वो आगे बात करूंगा जब फर्टिलाइजेशन बढ़ेगी तब। आप ये समझ लीजिए, मैं एक पेज ले लेता हूँ, रुकिए। एक पेज ले लेने पर एक डायग्राम यहाँ बन जाएगा। बस थोड़ा सा देख लें। ये एक फेसियल हाइपेटिका हो गया, एक दूसरा वाला ये हो गया। देखना क्या स्थिति है ना। चलिए भाई, ये हो गया जेनेटल एक्सक्रीटर पर हो गया। देखिए पहले नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसका यहाँ एस्टाबुलम है, आगे गोनोपोर है, ये यहाँ पर एट्रियम था। समय से इसका भी तो होगा, इसका भी होगा। क्या होगा बताइए? एस्टाबुलम, गोनोपोर, ये हो गया। अब होता क्या देखिए, और दोनों के दोनों हर्मेफ्रोडाइट हैं। द्विलिंगी जिसको बोलते हो, ये भी हर्मेफ्रोडाइट है, ये भी हर्मेफ्रोडाइट है। दोनों में स्पर्म ओवम दोनों में बनते हैं, लेकिन कभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, खुद के में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। चलिए मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूं। नीचे वाला जो दिख रहा है ना, यहां पर एक टेम्परेरी कैनाल बनता है, जब रिप्रोडक्शन करना होता है तब बनता है, ये हमेशा नहीं बनता भाई। उस कैनाल को बोलते हो लरर्स कैनाल। क्या बोलते हो उसको आप? ये लरर्स कैनाल, ये बनता है। इसका भी लरर्स कैनाल बनेगा। थोड़ा सा रुके ना, बस थोड़ा सा।
मैं इस डायग्राम को पहले एक को पूरा कर दूं, उसके बाद फिर दूसरे की बात करूंगा मैं। चलिए ये अभी अलग कर दे इसको, ये लॉरेंस कैनाल बन गया। अब क्या है कि जब ये फेसियोला आएगा अपना स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए, तो कैसे करेगा देखिए, ये आएगा इसके ऊपर में इस प्रकार से फिट हो जाएगा। कैसे फिट होता है देखिए ध्यान से ना, ये ऐसे फिट होता है कि जो ऊपर में है उसका स्टेबुलम यहां पे हो जाएगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा चिपकने में मदद करेगा, लटकने में मदद करेगा। और उसका गोनोपोर कैसे हो जाएगा, यहां पर गोनोपोर हो जाएगा इसका। इस गोनोपोर में अलग अलग से खुलती है, मेल जेनिटल ऑर्गन और फीमेल वाले अलग अलग, ये गोनोपोर ऐसे। तो अब क्या होगा कि ऊपर वाले से, ऊपर वाला जो दिख रहा है ये, यहां से जो स्पर्म है ना, मेल जेनिटल ऑर्गन से होते हुए, एट्रियम से होते हुए, ये पोर से होते हुए इसके लोअर कैनाल में आ जाएगा और यहां पर जाके ओवम को क्या करेगा, फर्टिलाइज। समझ में आया, ये कहानी चलता है रिप्रोडक्शन के समय, हम बात करेंगे इसको। चलिए, तो इसलिए एवर्सिबल होता है क्योंकि ये टेस्टिस जो है ना, यहाँ पर जो टेस्टिस है वो टेस्टिस गोनोपोर से थोड़ा सा बाहर निकलेगा, यहां से कैसे बाहर निकलेगा, ऐसे थोड़ा टेस्टिस बाहर निकलेगा। जब हम पढ़ेंगे ना मैं पूरा दिखाऊंगा डायग्राम में इसका। थोड़ा टेस्टिस बाहर निकला, इसके लोअर कैनाल में जाके फिट हो गया ऐसे, और फिर कैनाल, इस कैनाल से होते हुए स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया गया, डिपोजिट कर दिया गया। कैसे करते हैं बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इसको। चलिए, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन है कौन, पेनिस बोलो या सिरस बोलो, ज्वाइंटेड विथ नैरो ट्विस्टेड इजैकुलेटरी डक्ट। बिल्कुल देखो, तो ये इजैकुलेटरी डक्ट दिख रहा है बहुत संकरा सा मुड़ा हुआ, इधर से सेमिनल वेसिकल है, इधर मस्कुलर पेनिस है, बीच में इजैकुलेटरी डक्ट है। पेनिस ओपन इनटू मेल जेनिटल अपर्चर एट कॉमन जेनिटल एट्रियम। मैं भी बोला हूं, ये जाके कहां खुलता है, ये जूम कर रहा हूं देखिए, ये कॉमन एट्रियम था, इस एट्रियम में मेल जेनिटल अपर्चर अलग से खुलता है। ये जेनिटल अपर्चर अलग से खुलेगा, फीमेल वाला अलग से खुलता है। देखो फीमेल वाला को ना अलग कलर से बना दे रहा हूं मैं, ये अलग से खुलता है देखिए फीमेल वाला, ठीक है। तो एक ही एट्रियम यहां पर, आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में एक हॉल है, उस हॉल में दो दरवाजे अलग अलग खुलते हैं। 2 BHK का होता है ना, एक हॉल रहता है, उस हॉल से रिलेटेड दो जुड़े हुए दो घर रहते हैं, बेडरूम, जहां दोनों का दरवाजा वहीं पर खुलता है, ऐसे ये है। दिस जेनिटल एट्रियम ओपन आउटसाइड थ्रू कॉमन गोनोपोर। और इकट्ठा किससे खुलता है वो सब, बाहर में जो इकट्ठा खुलेगा, ये जो ऐसे खुलेगा बाहर की गोनोपोर, ये इकट्ठा खुलेगा गोनोपोर। आपके हॉल जब बाहर की और गेट, मेन गेट खुलता है बाहर, एक ही पोर होता है, गोनोपोर। क्लियर है कहानी, यस सर। ठीक। अब आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। अब ध्यान से देखिए, तो प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिख रहा होगा, कहां पे बोलने पर, न्यूमरस। ये कैसे होता है अभी बोला हूं मैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं, कई सारे होते हैं, बहुत संख्या में होते हैं। कहां पे खुलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में खुलते हैं और अपना केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक। केमिकल क्या होता है, एल्केलाइन सिक्रेशन होता है, थोड़ा सा क्षारीय टाइप का सिक्रेशन होता है। देखिए कितने सारे दिख रहे हैं, देखिए तो ये आपको, ये जितना भी डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये सभी के डॉट डॉट क्या हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय प्रोस्टेट ग्लैंड है, और सभी अपना केमिकल को कहां निकालते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में निकालते हैं। और केमिकल कैसे होता है, केमिकल होता है एल्केलाइन। ये देखो, ये पूरा ये जो दिख रहा है ना, ये इजैकुलेटरी डक्ट है पूरा, ये येलो कलर जो दिख रहा है, देखो तो ये मुड़ा हुआ, ये सब ये अपना केमिकल को वहां पर निकालते हैं। करता क्या है भाई, ये काम क्या करता है कि स्पर्म जब भी कॉपुलेशन के दरमियान बाहर निकलता है ना, क्योंकि स्पर्म टेस्टिस से बना था, टेस्टिस से बनते हुए वास्ट डिफरेंशिया से आया था, यहाँ पर स्टोर हुआ था, अगर आपको याद होगा तो दोनों तरफ के टेस्टिस से आया था, यहाँ पर स्टोर हुआ था। अब जब यहां से जाएगा ऐसे, स्पर्म जब जा रहा होगा, स्पर्म को मूवमेंट कराने में मदद करेगा कौन, इस प्रोस्टेट ग्लैंड का
एल्केलाइन सिक्रेशन, क्षारीय लिक्विड जो आके इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा, स्पर्म के लिए एक मीडियम तैयार करेगा जिससे स्पर्म आसानी से तैरते मूव करते हुए यहां से बाहर निकल के दूसरे फैसियोला हेपेटिका के लरर्स कैनाल में चला जाएगा। ये जो डायग्राम बताया था मैं आपको, ये यहां से तैरते तैरते इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए, मेल जेनिटल अपर्चर से होते हुए, एट्रियम से होते हुए, गोनोपोर से होते हुए पेनिस को अपना बाहर निकाल देगा, तो ये आ जाएगा दूसरे वाले हर्मेफ्रोडाइट में। दोनों के दोनों हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, याद रखना। क्लियर है? सेल्फ यस फर्टिलाइजेशन सर। नहीं हो पाता। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों स्पर्म ओवा मिल नहीं पाते, कहीं पर रास्ता ही अलग है दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ पढ़ लेते हैं। न्यूमरस यूनिसेलुलर ग्लैंड सराउंड एंड ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। कहां पे ओपन होते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होते हैं। एंड रिलीज एल्कलाइन सिक्रेशन व्हिच हेल्प इन द फ्री मूवमेंट ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब होता है जब एक फैसियोला हेपेटिका से स्पर्म को दूसरे फैसियोला हेपेटिका के लरर्स कैनाल में डिपोजिट कर किया जाता है, प्रोसेस कहलाता है कॉपुलेशन। सीरस प्रोस्टेट ग्लैंड, सीरस मतलब पेनिस ना, पेनिस प्रोस्टेट ग्लैंड सेनल वेसिकल इनक्लोज्ड इन ए सीरस पाउच, सीरस सैक या सीरस सीथ। यहां पर देखिएगा डायग्राम में, यहां पर पहले देख लीजिए, पेनिस और क्या बोला, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब आपस में एक पाउच से घिरा हुआ है। इस पाउच को बोलते हो क्या? सीरस सीथ। दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये सीरस सीथ हो गया और वो पाउच हो गया ये। यहां पर अगर डायग्राम की बात करूं तो मैं यहां पर अलग कलर से बना दे रहा हूं। चलिए चलो, मेरा सब कलर लगभग यूज हो गया यहां पर, फिर भी मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ये जो दिख रहा है ना, ये जो पाउच दिख रहा है, ये जो पाउच घेर कर रखा है ना इतना, ये पाउच क्या है? सीरस शीथ पाउच। अब जो बोलो, या सीरस सैक। किसको किसको घेर के रखा है? सीरस को, एजाकुलेटरी डक्ट को, प्रोस्टेट ग्लैंड को। ठीक, सेमिनल वेसिकल भी है, देखो यहां पर ये ऐसे करके घेरा है ना, ये ऐसे करके। समझ में आ रहा है ना? इतना जितना बता रहा हूं उतना डायग्राम को देखो, बाकी मत देखना भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब क्या है हमारे पास? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल समझ में आ गया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। चलिए अगला, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 अलग अलग पार्ट मिलके पूरा होते हैं। क्या क्या? पहला ओवरी, फिर ओविडक्ट एंड यूटेरस, तीसरा विटेलरिया, और तीसरा है, चौथा है मैलिस ग्लैंड। सबसे पहले बात करते हैं ओवरी की। अब जो मैं डायग्राम को हाईलाइट करूंगा केवल ओवरी के बारे में बात करूंगा। अब ओवरी देखिए कहां पे है भाई? चलिए मैं येलो कलर से करता हूं, ये ओवरी है देखो। अब सिंगल ओवरी है, किस साइड में है बताओ तो? ये भी लोब्ड है, फोल्डेड है। किस साइड में बताओ? ये राइट है ना, और ये लेफ्ट है, तो किस साइड में है? राइट साइड में है। देखो नंबर में 1 सॉलिटरी, एक अकेला है। हाईली ब्रांच, ब्रांच है देखो भाई कितना ब्रांच हुआ है, कितना ब्रांच है देखो ये, हाईली ब्रांच ट्यूबुलर ओवरी या जर्मेरियम। ओवरी बोलो या जर्मेरियम बोलो, एक ही नाम है यहाँ पे, है ना? ये लोकेशन क्या बता दें? एंटेरियर टू टेस्टिस ऑन राइट साइड, टेस्टिस के आगे और राइट साइड में। देखो ये दोनों टेस्टिस हैं, ये एक टेस्टिस हो गया पोस्टीरियर टेस्टिस, ये एंटेरियर टेस्टिस, इनके और आगे देखो यहां पर, और थोड़ा सा किधर है? राइट साइड तरफ है। तो एंटेरियर टू टेस्टिस ऑन राइट साइड
इन द एंटेरियर 1/3 ऑफ बॉडी। 1/3 मतलब 1/3, 3 भाग में से एक भाग बॉडी के में पाया जा रहा है। कैसे, देखिए मैं कर दे रहा हूं इसको। बॉडी को 3 भाग में बांट दो, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 पार्ट हुए। तो 3 में से एक ही हिस्सा में तो मिल रहा है ना, आगे वाले हिस्सा में केवल, बाकी तरफ है क्या, नहीं है। बॉडी के 3 हिस्से में से एक हिस्सा में मिलता है, अगर डिवाइड किया जाए तो। क्लियर है, तो आगे बढ़ो। यस सर। ओवरी हो गया कंप्लीट। अगला ओविडक्ट एंड यूटेरस। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ये ओवरी, यहां पर ओवरी था, देखो एक बार फिर कर दे रहा हूं, यहां पर ये ओवरी देखो, ये ओवरी हो गया। जितना बताया जा रहा है उतना ही देखेंगे भाई। ओवरी से जुड़ा हुआ क्या मिलेगा आपको, ओविडक्ट। देखो इससे जुड़ा हुआ ओविडक्ट मिलेगा आपको, ये ओविडक्ट देख पा रहे हो, ये ओविडक्ट। आप यहाँ ओविडक्ट ब्रांच हुआ है, और इधर जाओगे तो ये चला जाएगा यूटेरस तरफ, और यहाँ पे आओगे तो विटेलाइन डक्ट तरफ आएगा। ये विटेलाइन डक्ट क्या बताऊंगा मैं। चलिए अब मैं अगले डायग्राम में आ रहा हूं, ये ओविडक्ट में। फिर रिपीट कर रहा हूं, ओविडक्ट कहां पे है, पहले तो ओवरी को मैं हाईलाइट कर दूं, ये ओवरी हो गया इतना। उसके बाद जो ट्यूब गया है ओविडक्ट है। रिपीट कर रहा हूं, देखिए ये ओवरी हो गया, सिंगल ओवरी है, ब्रांच है ये ओवरी हो गया। इसके बाद जो है मैं अलग कलर से बना दे रहा हूं, ये ओविडक्ट हो गया। अब ओविडक्ट यहां से 2 भाग में बंट गया है, 2 ब्रांच बन गया है। मैं अलग अलग ब्रांच को अलग अलग कलर से बना दे रहा हूं। एक को मैं कर दे रहा हूं ग्रीन कलर, और ये जाके आगे फूल जाता है, उसको योक रिजर्वायर बोलते हो। अब क्या होता है आगे बताऊंगा इसको ना। ये एक तरफ ये हो गया, और दूसरे तरफ की अगर मैं बात करूं तो मैं हल्का वाला येलो कलर ले रहा हूं यहां से। देखिए ये चला जाता सीधा यूट्रस तरफ। कौन सी तरफ चला गया भाई, ये यूट्रस तरफ। और इस यूटेरस में कई सारे एग पाए जाते हैं, कैप्सुलेटेड एग, जिसमें कैप्सूल पाई जाती है, शेल कवच पाई जाती है। और यही यूटेरस आगे जाके एक पतले से ट्यूब के द्वारा जा करके फिर वही कॉमन एट्रियम में एक अलग से फीमेल जेनिटल पोर से ओपन होता है। समझ में आया कुछ कहानी यहां तक? यस सर। ठीक, बस थोड़ा सा ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम कमेंट की, एक एक कर देखिए। ऑल द ब्रांचेस ऑफ ओवरी, ओवरी के सभी ब्रांचेस इकट्ठा होती हैं एक साथ। देखिए ओवरी की जितनी ब्रांचेस है, इधर से गया ब्रांच, इधर से, सब तरह जितना ब्रांच सब बात इकट्ठा होती है ओविडक्ट में, उसी की बात कर रहे हैं। गैदर पोस्टेरियरली टू फॉर्म शॉर्ट नेरो ट्यूब ओविडक्ट। बिल्कुल सब पीछे की ओर बनती हैं ये। एंटीरियर तो इधर हो गया ना, इधर पोस्टेरियर हो गया, तो पीछे इधर सब ब्रांच मिलकर के इकट्ठा एक साथ बनती हैं, वो कहलाता है, एक साथ इकट्ठा होती है, उसको कहते हैं हम लोग ओविडक्ट। अगला, इट एक्सटेंड बैकवर्ड टुवर्ड द मिडिल लाइन ऑफ बॉडी। अब पीछे की तरफ बढ़ते जा रहा है और बॉडी के मध्य भाग में आ गया। बॉडी के मध्य भाग बोले तो आप समझ लीजिए, यहां पर देखिए ये बॉडी का इस भाग में आ गया, देखो ये मध्य हुआ ना बॉडी का बीचों बीच। ये धीरे धीरे पीछे आते गया और बॉडी के मिडिल पोर्शन पे पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, एंड join the middle line of body and join the median vitelline duct to form the omovitelline duct या यूटेरस। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। यहां पर देखो इधर से ओविडक्ट आया, अब इधर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, यहां पर ये यदि सीधा चला जाता है तो मेडियन विटलाइन डक्ट को ज्वाइन करता है, और यदि यहीं से क्रॉस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो यूट्रस को ज्वाइन करता है। ये पूरा यूट्रस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूट्रस इज ए लॉन्ग वाइड एंड हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब
दैट एक्सटेंड अप टू द जेनिटल एट्रियम। बिल्कुल, देखो तो कहां से कहां तक क्या बोल रहे हैं। यहां से देखो आप यूट्रस को तो हाईली कन्वोल्यूटेड देखो तो घुमा हुआ है ऐसे, और लास्ट एट्रियम तक गया है, एट्रियम तक। एट्रियम मतलब बड़ा सा चैम्बर जहां पे दो छेद हो रहा है, एक मेल जेनिटल अपर्चर, दूसरा फीमेल जेनिटल अपर्चर। ओपनिंग into it through the female genital aperture close to the male genital aperture on the left side। वहीं पर मेल जेनिटल अपर्चर भी है। ठीक, यहीं पर देखो ये फीमेल जेनिटल अपर्चर तो है ही, मेल जेनिटल अपर्चर भी है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल राइट लेफ्ट में है। फीमेल जेनिटल अपर्चर ये लेफ्ट साइड में है और मेल वाला राइट साइड में है। इस प्रकार से कुछ इसका स्ट्रक्चर है। इधर राइट है ना भाई, इधर इधर राइट है ना, इधर लेफ्ट है। लेफ्ट। अगले कमेंट पे आते हैं। यूटेरस कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ कैप्सूल्स कंटेनिंग फर्टिलाइज्ड एग। याद रखना एक चीज, फर्टिलाइज एग की बात कर रहा है। यहां पर जितना भी एग हैं सब कैप्सुलेटेड फर्टिलाइज एग हैं। कैप्सुलेटेड फर्टिलाइज्ड एग। भाई फर्टिलाइजेशन कहां पे हो गया? ये एग तो यहां बना था, ये एग यहां बना था। इस ओवरी से होते हुए, ओविडक्ट से होते हुए, ओविडक्ट से होते हुए ये निकलता है यूट्रस के रास्ते से ऐसे। याद रखो आप, ये आने का रास्ता ये है, ओवा के आने का रास्ता ये है। देखो ये ओवा इधर से जा रहा है ऐसे और चला गया यूट्रस में। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे हो गए भाई ये फिर? अब याद करें, लॉरर्स कैनाल याद है? मैं एक बार सेव कर रहा हूं, रुकिए। लॉरर्स कैनाल याद है? यस सर। देखो क्या था लॉरर्स कैनाल? एक ऐसा ट्यूब था जो दूसरे फेसियोला पेटिका से स्पर्म को रिसीव करता था। ये देखो, ये लॉरर्स कैनाल है, ये लॉरर्स कैनाल है। अब मैं अभी जो डायग्राम बना रहा हूं इसका डायग्राम दिखा रहा हूं ना, पूरा ऊपर वाले का नहीं, इसका डायग्राम दिखा रहा हूं। ये लॉरर्स कैनाल से बाहर से आए हुए फेसियोला हेपेटिका के स्पर्म को रिसीव किया गया है। तो ये लॉरर्स कैनाल कहां पे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं जूम कर रहा हूं। ये देखो तो एक ट्यूब दिख रहा है ऐसे घुमाए, देखो तो ये घूम कैसे गया, देखो तो ये ट्यूब दिख रहा है ना आपको, ये ट्यूब, ये लॉरर्स कैनाल है। और लॉरर्स कैनाल कहां उभरा होता है? डॉर्सल भाग पर, पीठ वाले भाग पर। अभी दिखाया था डायग्राम में, देखो आपको, ये पीठ वाले भाग पर, डॉर्सल भाग पर, यहां पर उभरा है ना, ओपन है वो ये। क्लियर? यस सर। और इसका एक तरफ क्या होता है? इसका एक तरफ क्या होता है? विटेलाइन ट्यूब। और एक तरफ क्या होता है? यूटेरस। एक तरफ क्या जाता है? यूटेरस। एक तरफ इधर यूटेरस जा रहा है, मान लीजिए ऐसे यूटेरस। ऐसे तीन तीन है भाई, यहां पर तीन कोणीय है, देखो तो, ये देखो, यहां पर ध्यान तो दो। ये देखो, एक तरफ तो यूटेरस, एक तरफ ओवरी का हो गया, एक तरफ लॉरर्स कैनाल हो गया, और एक इधर से जा रहा था विटेलाइन वाला। तो अगर इसको मिलाओ तो चार हो गए, एक दो तीन चार। तो यहां पर चार दिखेगा आपको, एक दो तीन चार, देखो, एक लॉरस कैनाल, एक विटेलाइन, और एक यूट्रस, और एक ओविडक्ट है ये। ऐसी स्थिति है यहाँ पर। तो वही लॉरस कैनाल की बात कर रहा हूं मैं। चलिए मैं उसको ना अलग कलर से कर दे रहा हूं। और एक चीज याद रखना, लॉरस कैनाल जो होता है ना, वो टेम्परेरी बनता है, कुछ समय के लिए। कब बनता है? जब ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है इनका, जब कॉपुलेशन चलना होता है, दूसरे फेसियोला हिपेटिका से स्पर्म को रिसीव करना होता है, तब ये बनता है, बाकी समय नहीं रहता।
तो टेम्परेरी बनता है, ये देखो दिख रहा नहीं, ये इधर से स्पर्म आएगा। तो अब सोचिए आप, अगर इधर से ओवरी तरफ से ओवम बनते हुए इधर आ रहा है यहाँ पे, इधर से तो स्पर्म आ जाएगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं? हाँ यस या सर। ना? इधर से ओवम आ रहा था, इधर से दूसरे एनिमल से इस लरर केनाल से होते हुए क्या आ रहा था? स्पर्म आ रहा था, यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक, इसलिए जो एग इस रास्ते से ऐसे करके जाएगा यूट्रस तरफ, वो फर्टिलाइज एग ही होगा। और एक कैप्सूल कैसे बना भाई? अब याद रखिए, देखिए ध्यान से, ये जो बनाया हूं ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर वाला जो दिख रहा है भाई, ये विटेलाइन, जितना विटेलाइन ग्लैंड है वहां से ये आया हुआ ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट है। अब यहां पर नहीं दिखेगा आपको, यहां देखिए इस डायग्राम में देखिए, यहां पर कर रहा हूं, देखो ग्रीन कलर करूंगा, देखो ध्यान रखना, ग्रीन कलर करूंगा, ये देखिए ये, और ये पूरा विटेलाइन, ये लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट हो गया, और ये ऐसे बना ये ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट हो गया। और इसमें कितने सारे विटेलाइन ग्लैंड घिरे हैं, देखो तो ये देख पा रहे हैं, ये सब विटेलाइन ग्लैंड है। विटेलाइन ग्लैंड का रोल कोई बता पाओगे क्या बनाते हैं? वो योक, खासकर इसका काम क्या बनाना होता है? योक सेल बनाना होता है, जो जाके आगे योक बनाएगा। योक जानते हो ना, जो फर्टिलाइज एग को न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट देता है, भोजन देता है, वही तो है योक। तो इतने सारे विटेलाइन ग्लैंड हैं जो क्या बनाएंगे? योक सेल बनाएंगे। समझ में आया? योक ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, और साथ ही साथ सेल बनाते हैं। सेल मतलब कवच, कवच ऐसा सेल, जैसे विटेलाइन ग्लैंड से बनता है, योक भी बनता है और शेल कवच भी बनता है, कवच की कोशिकाएं बनती हैं वहां पर। तो आप समझिए, तो इधर से क्या क्या आ रहा है बताओ तो, इधर से भी और इधर से भी क्या आ रहा है बताओ मुझे? योक एंड शेल ग्लोब्यूल्स। समझ में आया? इधर से भी शेल ग्लोब्यूल्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? और ये योक और शेल यहां पर आते हैं ऐसे, योक रिजर्वायर में कुछ देर तक योक जमा होगा, इकट्ठा होगा, योक इकट्ठा होगा यहां पर, और फिर इस रास्ते से जाएंगे ऐसे, और जो फर्टिलाइज एग होगा उस फर्टिलाइज एग को क्या करेंगे? योक दे देंगे, और साथ ही साथ चारों तरफ से उसको कवर करके कैप्सुलेटेड कर देंगे, घेर देंगे। इसलिए जो भी एग यहां पर जा रहा है फर्टिलाइज एग, वो सब कैसा वाला है? योक अंदर भरा हुआ है और कैप्सुलेटेड है, कवच बना हुआ है उसमें। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक, तो चलिए पढ़ लेते हैं। यूटेरस कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ कैप्सूल्स कंटेनिंग फर्टिलाइज एग। बात कर लिए इसके बारे में हम लोग। अगला, एनॉर्मस साइज ऑफ यूटेरस is in fact correlated with the high rate of egg production, a feature characteristic of endoparasitic mode of life। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोल रहे हैं देखिए, कि कोई भी जो एंडोपैरासाइट होता है बॉडी के अंदर जो ग्रो करता है, उस एंडोपैरासाइट का ये खासियत होना चाहिए कि वो अनलिमिटेड संख्या में बच्चे पैदा कर पाए, तब तो वो जी पाएगा ना, नहीं तो मारा जाएगा भाई। हमारा भी तो इम्यून सिस्टम है, उस भेड़ का भी तो इम्यून सिस्टम है, वो तो मारेगा उसको। तो इतनी ज्यादा मात्रा में बनाओ पैरासाइट कि कुछ मर जाए तो कुछ जिंदा भी रहे। तो पैरासाइट का मतलब ये हुआ कि वो अपनी संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाएं, और ज्यादा संख्या बढ़ाएंगे तभी जब उनके पास एग ज्यादा होंगे, फर्टिलाइज एग। और फर्टिलाइज एग ज्यादा होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यूट्रस का साइज भी बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा कि वो देखो तो कितना कुंडलित हो गया, लपेटा हुआ है ऐसे, सीधा नहीं आ पा रहा, लपेटा हुआ है। बहुत बड़ा हो तो लपेट गया वो। समझ में आया? इसीलिए यूट्रस का साइज इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर ढेर सारे फर्टिलाइज्ड कैप्सुलेटेड एग रहते हैं, जो ढेर सारे बच्चों को जन्म देते हैं। समझ में आया?
Yes, sir. ये पैरासाइट की खासियत होना चाहिए। ये देखिए, ये समझ लीजिए, ये मैं समझाने के लिए बना दिया हूं। ये मान लीजिए ये एंटीरियर पार्ट है, इधर इधर देखिए तो ये माउथ हो गया, इधर ओरल सकर है, समझ लीजिए आप, ये हो गया। ये वेंट्रल पार्ट है, देखिए ये। चलिए इसको डार्सल पार्ट मान लेते हैं, ऊपर डार्सल पार्ट है, इधर एंटीरियर पार्ट हो गया, इधर पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ये वाला डार्सल पार्ट है। तो वेंट्रल ये नीचे छुपा होगा, है ना। तो कुछ समय बाद देखोगे, मैं इसको अगर काट के दिखाने का प्रयास करूं डायग्राम को, मैं बीच से काट दे रहा हूं और डायग्राम दिखा रहा हूं, तो कैसे दिख रहा है नहीं, देखो तो ये कैसे कट गया, देखो ये हो गया। ये देखिए भाई, ऊपर का डार्सल पार्ट हो गया, ये डार्सल पार्ट हो गया, ये डार्सल पार्ट हो गया। नीचे वाला ये वेंट्रल पार्ट हो गया, देखो ये वेंट्रल पार्ट हो गया। बीच से तो भाग में काट दिया हूं मैं इसको। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लर्स कैनाल कहाँ निकलता है बोल रहा हूँ, ऐसे निकलता है, देखो कैसे निकलता है, ध्यान से देखना। लर्स कैनाल कहाँ निकलता है, ऐसे निकलता है। समझ में आया, देखो लर्स कैनाल कैसे निकला ऊपर में, मतलब यहां पर निकला होगा ऐसे, बीचों बीच ऐसे, समझ रहे हो ना, बॉडी के बीचों बीच लगभग, मैं थोड़ा यहाँ बीच बना दे रहा हूँ, यहाँ लर्स कैनाल निकला होता है ऐसे ऊपर की तरफ। इसी में दूसरे फेसियल हेपेटिक का सीरस या पेनिस जाके उसके अंदर फिट हो जाता है और स्पर्म को ट्रांसफर कर देता है। अब जब स्पर्म ट्रांसफर होगा, देखिए दूसरे से आएगा, तो देखिए यहां से ऐसे करके जाएगा, ये स्पर्म ऐसे जाएगा और जाएगा कहां पे, ओवम के पास हो जाके फर्टिलाइज करेगा। यहां पर देखिए, यहां पर जाएगा, स्पर्म इधर से आएगा ऐसे करके, इधर से आएगा और जाकर फर्टिलाइज करेगा। देखो इधर से आया और यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा। समझ में आया तो आगे बढ़ू। Yes, sir. इसी डायग्राम को यदि मैं और दिखाना चाहूँ, देखो इसी डायग्राम को थोड़ा अच्छे से दिखाना चाहूँ, और इधर से देखो, आप अभी ऐसे देखो तो डायग्राम कैसे दिखेगा। आप ये समझ लीजिए, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसका डार्सल दिख रहा है, वेंट्रल दिख रहा है, और ये कटा वाला भाग दिख रहा है, इतना भाग। तो कहाँ पे डायग्राम, देखो जस्ट बगल में डायग्राम को बना दिया हूँ, देखिए तो ये दिख रहा है डायग्राम, ये ऊपर का डार्सल भाग है, ऊपर डॉर्सल है, ये नीचे वेंट्रल है। तो बताइए ये कौन सा कैनाल हो गया, ऊपर जो कैनाल दिख रहा है कौन सा कैनाल हुआ, ये कॉपुलेटरी कैनाल या लॉरस कैनाल। इसका ओपनिंग है, देखो ये वहां छेद खोल रहा है, यहीं पर तो आता है। दूसरे फेसियोला का पेनिस यहाँ पर आएगा ऐसे, और यहां से स्पर्म को छोड़ देगा ऐसे करके, ठीक। इसका खुद का ओवरी है, यहाँ पर देखो ये, जहां से ओवम बनता है ये। फिर ओविडक्ट आ गया, देखो इधर ओविडक्ट आ गया, फिर ओविडक्ट के बाद लॉर्स कैनाल है इधर, फिर मिडिल विटलाइन डक्ट, फिर यूट्रस तरफ इधर चला गया, यूट्रस तरफ, ठीक। नीचे योक रिजर वायर है, देखो ये योक रिजर वायर, ये वाला, जहां पर दोनों तरफ के विटेलाइन ग्लैंड से क्या आते हैं, योक आते हैं और शेल ग्लोब्यूल्स आते हैं। ये कहानी था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। ए शॉर्ट मस्कुलर कॉपुलेटरी ट्यूब आल्सो नोन एज लरर्स कैनाल और लरर्स स्टीडियल कैनाल अराइज फ्रॉम ओविडक्ट। लरस कैनाल कहां से निकल रहा है, ओविडक्ट से निकल रहा है भाई। देखो इतना पूरा ये ग्रीन कलर ओविडक्ट है ना, ये सॉरी ब्लू कलर, ये पूरा ब्लू कलर ओविडक्ट है, यहीं से निकल रहा है, देखो तो ऊपर की ओर ये लरस कैनाल है। चलिए मैं इसको इस कलर से कर दूं। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड
इट ओपन थ्रू ए टेम्परेरी मीडियन डॉर्सल पोर, टेम्परेरी बनता है बोल रहे हैं कुछ समय के लिए, जब ब्लीडिंग होता है तब। लिटिल इन फ्रंट ऑफ द मिडिल ऑफ द बॉडी, कहां पे बनता है ये, बॉडी के मध्य पोर्शन पे बनता है, देखो यहां पर मध्य के आसपास, देखो यहां पर बन रहा है। इट सर्व एज ए वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ये बिल्कुल वेजाइना की तरह काम करता है कॉपुलेशन के समय। कैसे भाई, अब मेमल्स की बात करो, मेमल्स में मेल के द्वारा, पेनिस के द्वारा स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में डिपॉजिट किया जाता है। सेम ऐसे फेसियल हाइपेटिका में सीरस या पेनिस के द्वारा स्पर्म को लरस कैनाल में डिपॉजिट किया जा रहा है। इसलिए लरस कैनाल को किसकी तरह काम कर रहा है बोल रहे हैं हम, वेजाइना की तरह काम कर रहे हैं। लरस कैनाल एज वेजाइना, समझ में आया? ये डॉर्सल पार्ट पे खुलता है, याद रखना। चलिए अब तीसरे नंबर पे आते हैं, विटेलेरिया या विटेलाइन ग्लैंड। अभी बोला हूं मैं, डायग्राम देख लीजिए आप, जितना मैं ये हल्के कलर से बना रहा हूं ना अभी ग्रीन कलर से, वो समझ लेना सब के सब ढेर सारे ग्लैंड हैं, कई सारे ग्लैंड हैं। विटेलाइन ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करते होंगे भाई, योक सेल बनाते हैं, योक सेल बनाते हैं जो अंडों को योक प्रदान किया जाता है, कैप्सुलेटेड योक को। और उस कैप्सूल को बनाने के लिए योक, कैप्सूल को बनाने के लिए भी शेल, कवच वाले लोब्यूल्स बनाते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या पाई जाएगी, विटेलाइन डक्ट। ये लेटरल साइड पे दोनों तरफ, तो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट। और बीच में दोनों डक्ट को जोड़ने के लिए क्या पाई जाती है, एक ट्रांसवर्स डक्ट, दोनों को जोड़ती है आपस में, ये और इसी के बीच में क्या होता है, इसी के बीच में जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं, बीच में क्या पाई जाती है, ये योक रिजर्वायर, दोनों तरफ से योक आता है, वहां पर जमा होता है, जैसे यहां पर ये दिख रहा है, देखो। चलिए कमेंट पढ़ते हैं अब। इट इज क्लस्टर ऑफ फोलिकल, फोलिकल मतलब छोटे छोटे जो गुच्छे हैं, पूरा दिख रहा है, सब तरफ देखो तो ये सब तरफ जो दिख रहा है नहीं, ये सब क्लस्टर है, ग्रुप में। ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट ऑल अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी में देखो, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ लगभग पूरे बॉडी में है। फोलिकल ऑन ईच साइड कनेक्टेड बाय इंटरकनेक्टेड डक्ट्यूल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट, सभी फोलिकल किससे जुड़े हैं, छोटे छोटे डक्ट्यूल से जुड़े हैं। डक्ट्यूल मतलब देखो कहां पे, जूम कर रहा हूं, देखो ये छोटे छोटे, देखो तो छोटे छोटे, देखो दिख रहा है नहीं, छोटे छोटे, यहाँ दिखा है, यहाँ नहीं दिखा है, कोई बात नहीं, मैं एक तो बना दे रहा हूँ, देखो आप, ये देखो, ये जैसे बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये सब किससे जुड़े हैं, छोटे छोटे डक्ट, देखो तो ये दिख रहा है, ये सब डक्ट्यूल हैं, डक्ट्यूल सब आपस में जुड़े हैं। और फाइनली ये जाकर कहां जुड़ते हैं, दोनों तरफ की लेटरल लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट से जुड़ते हैं। A little behind the origin of uterus, longitudinal vitelline duct of both sides are connected by a transverse duct. The three together form H. क्या बोल रहे हैं, देखो तो कहां पे, जहां पे यूट्रस बना हुआ है जस्ट उसके पीछे की तरफ, जहां पर यूट्रस, यहां से यूट्रस गया, देखो पूरा यूट्रस, यहां से पूरा यूट्रस गया, जस्ट उसके पीछे की तरफ इन दोनों लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट को जोड़ने के लिए ट्रांसवर्स डक्ट पाई जाती है। और इस प्रकार उसको देखने पर हमको अंग्रेजी का कैपिटल लेटर एच के जैसे दिखाई देता है, ये ऐसे था, ऐसे दोनों तरफ ये लॉन्गिट्यूडिनल वाले हैं, तो बीच में ये ट्रांसवर्स वाला है। क्लियर है? Yes, sir. आगे देखो, पार्ट ऑफ ईच लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट इन फ्रंट, अब सीधा सीधा ये बोल दूं, क्या बोल रहा है, देखिए इस ट्रांसवर्स डक्ट के आगे की तरफ जो लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट का पार्ट है, ये और ये एंटेरियर लिम्स कहलाता है, आगे वाली भुजाएं कहलाती हैं। और पीछे वाला जो दिख रहा है पोस्टीरियर लिम्ब कहलाता है, ये पोस्टीरियर लिम्स, ये पीछे वाली भुजाएं कहलाती हैं। कहां से आप इसको बांट रहे हो, ट्रांसवर्स डक्ट के आगे और पीछे। चलिए कमेंट देखिए,
तो पार्ट ऑफ ईच लॉन्गिट्यूडनल डक्ट इन फ्रंट एंड बिहाइंड द ट्रांसवर्स डक्ट आर कॉल्ड एंटेरियर एंड एंटेरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियर लिम्ब रेस्पेक्टिवली। आगे वाले को एंटेरियर, पीछे वाले को पोस्टीरियर। ट्रांसवर्स विटिलाइन डक्ट स्वेल अप इन द सेंटर टू फॉर्म ए योक रिजर्वायर। अभी बोला हूं मैं कि ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है ट्रांसवर्स डक्ट का, बीच में सेंटर में फूल जाता है, योग जमा करता है वहां पर, इसलिए उसको क्या बोलते हो, योक रिजर्वायर कहते हो आप। ये क्या कहलाता है, ये योक रिजर्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दीज arises anteriorly a median vitelline duct which join oviduct to form uterus। अब बोल क्या बोल रहे हैं, देखिए यही से एक मीडियन यहीं से एक मीडियन डक्ट निकलता है जो जाके यूटरस को ज्वाइन करता है, बोल रहे हैं। देखो तो अलग कलर से बना देता हूं मैं इसको। ये निकलता है ये से, जाके यूटरस को ज्वाइन करता है, क्योंकि कहां से कहां यूटरस है, इधर से आगे सब यूटरस है, ये पूरा ऐसा। ये पूरा क्या इधर यूटरस है। मैं पूरा कितना बनाते रहूंगा ये देख लीजिए। तो सीधा सीधा ये बोला कि जहां पर योग रिजर्वायर है, योग रिजर्वायर से आगे अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मीडियन विटिलाइन डक्ट मिलेगा। मीडियन विटिलाइन डक्ट जाके किसको ज्वाइन करेगा, यूट्रस को ज्वाइन करेगा। विटिलेरिया मतलब विटिलाइन ग्लैंड। विटिलेरिया प्रोड्यूस स्पेशल योग सेल या विटिलाइन ग्लैंड सेल। अभी बोला हूं योग सेल बनाते हैं सर। दिस कंटेन abundant yolk for nourishing the embryo and numerous large shell globules which form egg shell। अभी मैं बोला हूं कुछ समय पहले कि यहां पर जितना भी इधर विटिलाइन ग्लैंड हुआ करती थी, एक मिनट ना थोड़ा सा रुकिए। ये तो ट्रांसफर डक्ट हो गया। ट्रांसफर डक्ट किससे जुड़ा है, लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट से, ऐसे। ये देखिए अब एच से बन गया, यही तो एच शेप था। अब ये लोग किससे जुड़े हैं, यहाँ पर छोटे छोटे ग्लैंड पाए जा रहे हैं ऐसे, ये सब ग्लैंड आपस में जुड़े हैं ऐसे, देखो ऐसे। ये विटिलाइन ग्लैंड है। और विटिलाइन ग्लैंड से विटिलाइन ग्लैंड सेल बनता है, विटिलाइन ग्लैंड सेल। ये इसको योग सेल बोलते हो, ये बनता है। और ये बनते ही ये जाता है इस रास्ते से आके, इधर से होते हुए यहाँ जमा होता है, इधर से जाते हुए फटलई एग को योग प्रदान करता है। दूसरा चीज, यहां शेल ग्लोब्यूल बनता है, मतलब कवच बनाने वाले मटेरियल यहां बनते हैं, और ये मटेरियल इधर से जाते हैं, और जो अंडा फर्टिलाइज हो गया उसके ऊपर में क्या बना देते हैं, कवच। और कवच युक्त एग फिर इस रास्ते से कहां पे जाता है, यूट्रस में जाता है। चलिए तो लास्ट वाला लाइन का समझ में आया कि नहीं, यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और लास्ट पार्ट है हमारा महलिस ग्लैंड या शेल ग्लैंड। ध्यान रखें कंफ्यूजन नहीं होना है, महलिस ग्लैंड या शेल ग्लैंड ये कहां पे है, ध्यान दो सब पढ़ने के बाद। अब मैं जो कलर को हाईलाइट कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा आप।
दिख रहा है ये देखो तो, ढेर सारे दिख रहे हैं, देखो एक नहीं है कई सारे हैं, देखो यहाँ पर ये पूरा येलो कलर जो गुच्छा बना दिया ना, यही मेलिस ग्लैंड है। और ऐसे माना जाता था पहले ना कि यही कवच बनाता होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये कवच नहीं बनाता है, क्योंकि पहले नाम दे चुके थे इसको मेलिस ग्लैंड। ये साइंटिस्ट का नाम मेलिस, उन्होंने खोजा था, उन्होंने नाम दिया कि ये कवच बनाता है, सोचा नाम दे दिया शेल ग्लैंड, कवच बनाने वाला ग्लैंड। लेकिन बाद में पता चला कवच बनाने वाला ग्लैंड तो ये रहा, ये वाला है। समझ में आया? तो फिर शायद सोचा गया कि, ध्यान से सुनना, कि यहां पर जो ये मेलिस ग्लैंड है कुछ केमिकल तो ऐसे निकालते होंगे जो यहां पे आता होगा और इसको स्टिमुलेट करता होगा, क्या बनाने के लिए, शेल ग्लोब्यूल बनाने के लिए, कवच के पार्टिकल बनाने के लिए, ऐसे माना गया। फिर तो पहले इसका नाम दे दिया जा चुका था, क्या नाम बताएं, शेल ग्लैंड, कवच ग्लैंड, इसीलिए इसका नाम रह गया क्या, कवच बनाने वाला ग्लैंड, लेकिन कवच बनाता नहीं, याद रखना। तो इट इज आल्सो नोन एज शेल ग्लैंड, शेल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, बट डू नॉट प्ले एनी रोल इन सेल फॉर्मेशन, डायरेक्ट कोई रोल प्ले नहीं करता है सेल बनाने के लिए, कवच बनाने के लिए। दे आर ए क्लस्टर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड, ये भी एक कोशिकीय ग्लैंड है, एंड सराउंड द जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, मेडियन विटेलाइन डक्ट एंड यूटेरस। कहां पे है, घेर के रखा है पूरा, देखो ये मैं कर दे रहा हूं, देखिए इधर से भैया हमारा हो गया ओविडक्ट, इधर से ओविडक्ट, ये ओविडक्ट लाल वाला, ये नीला वाला बना दिया मैं यूटेरस, यूटेरस का पार्ट हो गया, और ये ग्रीन वाला बना दिया मैं विटेलाइन डक्ट, तीनों हो गए। और इनको घेर के रखा है कौन, यूनिसेलुलर कई सारे मेलिस ग्लैंड, जिसको सेल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, भले ही वो सेल नहीं बनाता है, कवच नहीं बनाता है। क्लियर? जी सर। ठीक, आगे देखो अब, देयर सिक्रेशन हेल्प इन लुब्रिकेटिंग यूटेरस फॉर स्मूथ पैसेज ऑफ एग एंड एक्टिवेटिंग स्पर्म। अब क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है देखिए तो, कि इनके जो सिक्रेशन आते हैं, जो भी सिक्रेट होते हैं यहां से, जो भी सिक्रेट होते हैं यहां से, चलिए मैं सिगरेट कर दे रहा हूं केमिकल को, ग्रीन कलर का केमिकल निकाल दे रहा हूं, देखिए यहां पर ये पूरा यहां पर केमिकल आ गया, निकला केमिकल पूरा ग्रीन कलर का निकाल दिया। कौन निकाला ये सबको, मेलिस ग्लैंड ने निकाला है, क्योंकि इन तीनों के जंक्शन पे ही तो है, यहाँ पर उन्होंने केमिकल निकाला मेलिस ग्लैंड ने। तो ये केमिकल क्या करता है कि इधर से जो ओवा आएगा, ओवा को आने के लिए रास्ता बेहतर बनाता है, ठीक है, अच्छे से वो ओवा इधर से लुढ़कते हुए पास होकर के सीधा चला जाए कहां पे, यूट्रस में। जिस प्रकार स्पर्म को अच्छे से आगे जाने के लिए यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड काम आता था, यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड, ऐसे इधर ओवा को पास होने के लिए कौन काम आता है, मेलिस ग्लैंड, रास्ता को अच्छा बनाता है। समझ में आ रहा है कहानी? स्पर्म को पास करने के लिए इधर कौन था, यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड, यहां पर यूनिसेलुलर मेलिस ग्लैंड, ठीक। आप ऐसे याद रख लेना, महिला में मेलिस ग्लैंड, महिला मतलब फीमेल पार्ट, ठीक। दूसरा चीज, जो भी स्पर्म यहां से एंट्री मारता है, याद करो स्पर्म कहां से आता था, दूसरे फेसियोला हिपेटिका से कौन से रास्ते से आता था, लॉर्स कैनाल था कि नहीं, ये लॉर्स कैनाल था, देखिए ये लॉर्स कैनाल था। तो जो भी स्पर्म इस लॉर्स कैनाल से होते हुए ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए आता है, उन स्पर्म को एक्टिव कर देता है। यदि कोई स्पर्म अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाया था, तो उसको एक्टिव करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरिस ग्लैंड का काम क्या क्या हो गया,
कि इस रास्ते से पूरे यूट्रस तक ओवम को जाने के लिए रास्ता को एकदम बेहतर बनाता है ताकि फिसलते हुए आगे बढ़ जाए, स्पर्म को एक्टिव कराता है, और शायद ये काम भी करता है कि इसका जो केमिकल है, इसका केमिकल चला जाता है सीधा विटेलाइन ग्लैंड के पास, और विटेलाइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कवच के ग्लोब्यूल बनाने के लिए, ताकि वो ग्लोब्यूल आए यहाँ पर और यहाँ से कवच को, यहाँ पर कवच को बनाए एग के चारों तरफ, फर्टिलाइज एग के चारों तरफ कवच बने, फिर वो एग जब इधर से जाए तो कवच वाला कैप्सुलेटेड एग जाए यूट्रस में। क्लियर? जी सर। ठीक, चलिए थोड़ा सा बस अभी मिट गया, इसको बनाया था मैं। ये लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल विटेलाइन ग्लैंड है, ये भी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल विटेलाइन ग्लैंड दोनों तरफ होता है। उससे क्या जुड़े होते हैं बोला था मैं? विटेलाइन ग्लैंड बहुत सारे छोटे छोटे डक्ट्यूल से जुड़े होते हैं। ये देखो ऐसे बनाया था मैं, ऐसे, ये विटेलाइन ग्लैंड, ये विटेलाइन ग्लैंड, एक तरफ बना दे रहा हूं समझाने के लिए बस। ये तो यहां से योक भी बनता है, यहां पर क्या पाई जाती है? योक सेल, योक सेल प्लस शेल ग्लोब्यूल्स। ये है क्या? विटेलाइन ग्लैंड। विटेलाइन ग्लैंड में योक सेल भी होता है और शेल ग्लोब्यूल भी होता है, ये सब बन के कहा जाते हैं? सब तरफ से बनते हैं, बहुत सारे हैं ना, न्यूमेरस लिखे, बहुत सारे मात्रा में ये आते हैं। सब कलेक्ट होते किधर से? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल विटेलाइन डक्ट से होते हुए आते हैं, फिर ट्रांसफर डक्ट से होते आते हैं, सेंटर पॉइंट पे आते हैं, यूग रिजर्वायर बोलते हो, यहाँ से जाते हैं ये कहाँ पे? इधर जाते हैं, और यहाँ पर जो एग आता है फर्टिलाइज वाला, उसको कवच, उसको एग योग सेल जाके मिला देते हैं कि योग बने वहां पर, और चारों तरफ कवच से घेर देते हैं। घेरने के बाद उसको किस रास्ते से भेज देते हैं आगे? यूट्रस के रास्ते से आगे डेवलपमेंट के लिए भेज देते हैं यूट्रस से। ये देखो आगे बढ़ रहा है ये, और ये सीधा जाके कहाँ खुलता है? ये एट्रियम में, एट्रियम में फीमेल जेनिटल पोर में। ठीक, ये कहानी था कुछ ऐसा। सेम ऐसे इधर से भी आएगा। बस थोड़ा सा रुक जाए। ये इधर से भी ऐसे करके आता है। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होता है। एक कमेंट देख लो, लास्ट कमेंट। दिस सिक्रेशन बोल रहा है कि इसका मेलिस ग्लैंड का सिक्रेशन परहैप्स आल्सो कॉज रिलीज ऑफ सेल ग्लोब्यूल फ्रॉम द विटेलाइन ग्लैंड। अभी बोला हूं मैं, ऐसा माना जाता है कि मेलिस ग्लैंड से निकला हुआ केमिकल विटेलाइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे यहां से सेल ग्लोब्यूल्स निकलता है और जाके कवच बनाने में मदद करता है। मतलब डायरेक्ट रोल कवच बनाने के लिए डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता है। ठीक, समझ में आ गया सोनिया, हेमलता? यस सर। ठीक, ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।